गुजरात के बहुत बड़े व्यापारी थे। उनकी कई 100 करोड़ की संपत्ति थी। अभी 1-2 दिन पहले की बात है, छोड़ के श्रमण बन गए, साधु बन गए, नंगे पांव चल रहे हैं। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज चक्र की घड़ी की तुम गुहार दो। मित्रों नमस्कार, मैं क्रांति पांडे आप सभी के मध्य पुनः उपस्थित हूँ आरंभ अनुष्ठान की इस नवीन एपिसोड में। जी हाँ, आज हमारे मध्य उपस्थित हैं आकाशवाणी के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर रमा गोविंद द्विवेदी सर, जिनसे हम आज वार्ता करेंगे और जानेंगे उनके जीवन के तमाम आयामों के विषय में और साहित्य की कुछ चर्चाओं को लेकर मैं आज पुनः उपस्थित हूँ। तो मैं बड़े सम्मान के साथ स्वागत करती हूँ सर आपका आरंभ अनुष्ठान में। क्रांति जी नमस्कार। और आखिर आपने मुझे पकड़ ही लिया, और ऐसा इसलिए कि मैं अभी इस चर्चा से पहले भी अनौपचारिक बातचीत में भी आपसे कह रहा था जी कि मैंने आकाशवाणी की सेवा के दौरान लगभग 24-25 वर्ष केवल इंटरव्यू लेता रहा। दिया मैंने बहुत कम इंटरव्यू, 2-4 दिए होंगे। तो मेरा तो अनुभव जो है इंटरव्यू लेने का ज़्यादा है। और जब मैं जाता था, लोगों से मिलता था क्षेत्र में, तो लोगों को ऐसा लगता था कि मैं उनके सवाल पूछ रहा हूँ। और आज मतलब मैं बचता रहा, लेकिन इसके बाद भी आपने आके मुझे पकड़ ही लिया। तो अब इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करूं कि मैं आपको कोसूं कि आपने मुझे फंसा दिया। नहीं सर, ये दरअसल आरंभ अनुष्ठान का सौभाग्य है और ये हार्दिक इच्छा रहती है हमारे पूरी टीम की कि हम ऐसे लोगों को लाए जिससे हमारे समाज में बहुत चीजों का जो अभाव बाकी है, विशेष है, तो वो कुछ हद तक कम किया जा सके। हालांकि उसे समाप्त करना संभव नहीं है, पर कुछ लोग जो जुड़े हुए हैं हमसे, उन तक हमारी बात पहुंचे और कुछ श्रोता जो हैं वो कुछ सीखें। मैं नहीं समझता कि वैसे तो हर व्यक्ति देखिए अपूर्ण होता है, और पूर्णता की स्थिति आते आते, जैसे मैं आकाशवाणी में आने से पहले आपको बता दूं, मैं शिक्षक था जी। मैंने 14 वर्षों तक शिक्षकीय सेवा की मध्य प्रदेश और आज के छत्तीसगढ़ में। तो 14 साल जब तक मुझे रेडियो में नहीं हुआ, तब तक मैं अपने आप को शिक्षक ही मानता रहता था। जब मैं तराजू में तौलता था तो मुझे लगता था कि मैं अभी शिक्षक ही हूँ। बाद में जब ज़्यादा अरसा बीता, ज़्यादा समय बीता, 15 साल हो गए, 16 साल हो गए, 20 साल हो गए, तो मुझे लगा कि हाँ, मैं शिक्षक नहीं हूँ, मैं एक प्रसारक हूँ। तो कहने का मतलब यह है कि जब मैं शिक्षक का दायित्व अपना मैंने छोड़ा और वहाँ से छोड़ के जब मैं रेडियो में आया, तो मुझे लगा कि अभी तो मैं सही शिक्षक बनने की दिशा में अग्रसर हो रहा था जी। और मैंने छोड़ दिया। मैंने करीब 1.5-2 साल बाद ज्वाइन किया। जो मुझे समय दिया गया था, मैं चाहता तो 2 साल पहले आ गया होता, मुझे और हो सकता है पदोन्नति के अवसर मिले होते, और उस सब को तब नहीं मालूम था। लेकिन फिर भी एक कसक थी कि अरे मैं कहाँ आ गया। वो शिक्षकी पद बड़ा अच्छा था, बच्चों से क्रिया प्रतिक्रिया होती थी, संवाद होता था, मैं उनसे कुछ सीखता था, यहाँ सिखाता था जी। आकाशवाणी में लगभग यही रहा कि मैं जितना मैं सिखा सका वो तो मैंने सिखाया, मैंने सीखा भी बहुत कुछ। मनुष्य कभी सीखना, मनुष्य को बंद नहीं करना चाहिए। जिस दिन मनुष्य सीखना बंद कर देता है उस दिन मर जाता है। और यह प्रकृति है। आप देखिए कि हम दिन प्रतिदिन के व्यवहार से सीखते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं, लोगों से सीखते हैं, प्रकृति से सीखते हैं। आपके चारों तरफ जो कुछ है, यहाँ तक कि आपके अंदर जो कुछ है, आप अपने आप से भी सीखते हैं। तो उस सीखने को कभी बंद नहीं करना चाहिए। हाँ, यह जरूर है कि उस सीखने में हमें सकारात्मक और नकारात्मक इन चीज़ों का अवश्य ख्याल रखना चाहिए। तो मैं नहीं जानता कि मैं कितना आपके जो दर्शक हैं, आपके जो आपकी बातचीत सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मेरी बात कितनी उनके लायक होगी, लेकिन अगर वह कुछ भी मुझसे सीख सके तो ये मेरी सार्थकता होगी और आपके इस कार्यक्रम की भी सार्थकता होगी। बिल्कुल, उद्देश्य तो यही है सर। अब वो श्रोताओं पर
छोड़ते हैं। सर पहला प्रश्न मैं ये करना चाहूंगी कि सर आपका जो जन्म स्थान है वो कहाँ का है? मैं ठेठ देहात का रहने वाला हूँ और मैं अपने पिता की दूसरी शादी के बाद पैदा हुआ, वो भी काफ़ी समय बाद। कई मेरे जो अग्रज और अग्रजाएँ थी वो ख़त्म हुए, फिर मेरा कानून छिदा गया अंततः। तो नाम तो कंछेदी लाल नहीं पड़ा, लेकिन इसके बाद भी जो है टुटका किया गया। जैसा भी हो मैं जिंदा रहा। और उसके बाद मैं, चूँकि इतने मनौतियों के बाद, इतनी प्रतीक्षा के बाद मैं पैदा हुआ था, तो मेरे पिताजी मुझे बहुत जल्दी एक तो सयाना बना देना चाहते थे। मेरा विवाह बहुत छोटपन में हो गया। मुझे जो है वो पुरोहित ताई का काम करते थे और वहाँ 10-20 गांव के पंडित थे। उन्होंने मुझे संस्कृत विद्यालय में भी डाल दिया 8वीं के बाद। लेकिन यहाँ मैं ये बता दूं कि लगभग जो पक्की सड़क है उसे देखने तक मुझे नहीं भेजा जाता था, वो असुरक्षा की भावना। और लगभग 15 साल का जब मैं रहा हूँगा तब मैंने नेशनल हाईवे या पक्की सड़क, डामर वाली सड़क मैंने देखी होगी। तो लेकिन हाँ, इतना जरूर लगता है कि जैसे मैं चीज़ें पढ़ता था, खासकर भाषा की जहाँ तक बात है, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी मेरी रुचि के विषय थे। शब्दों से खेलना, शब्दों को जानना, और चाहे संस्कृत के हो चाहे अंग्रेजी के हों, हिंदी तो अपनी भाषा थी, तो मैं बहुत जल्दी रट लेता था। और अब वो सब कुछ नहीं है। तो ऐसा लगता है कि मेरी स्मरण शक्ति बहुत तेज थी। जैसा भी हो, लेकिन मुझे संस्कृत विद्यालय में डाल दिया गया। मैं जब संस्कृत विद्यालय में जाने के बाद मुझे तो शिक्षक मिले, और जब मैं उनके संपर्क में आया, एक शिक्षक मुझे मिले जो कई विषयों में इन्होंने स्नातकोत्तर उपाधि ली हुई थी। उसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, दर्शन, वो PhD थे, वो डीलिट थे, वो साहित्य महामा, वो उपाध्याय थे, B.Ed थे। उनकी लिखी हुई पुस्तकें आज भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाती हैं। योग और वेदांत के बड़े प्रकांड पंडित थे। तो उनके संपर्क में आया वो, और वो वहाँ पर व्याख्याता थे। जो संस्कृत का उच्च विद्यालय था, आजकल महाविद्यालय बन गया, सतना जिले का, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। तो पता नहीं उनको मेरी क्या अच्छी बात लगी, लेकिन मेरे लिए तो वो एक आदर्श व्यक्ति थे, विद्वान तो थे ही। तो उनके संपर्क में रहने लगा, उनके पास जाने लगा। विद्यालय के समय के पश्चात भी उनके पास थोड़ा बैठने लगा। तो उन्होंने मुझे, अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि संस्कृत पढ़ना या नहीं पढ़ना, लेकिन अध्ययन के प्रति अगर मैं कहीं लापरवाह हो गया था विवाह होने के कारण या पत्नी के साथ रहने के कारण, मैं 12-14 साल की उम्र में मेरा गौना हो गया था, मैं पत्नी के साथ रहने लगा था। किशोरावस्था थी, किशोरावस्था में बहुत सारे भटकाव भी आते हैं। उन्होंने मुझे दिशा दी, और तब मैं समझ पाया कि ये जो गांव की दुनिया होती है, या जो आवारागर्दी की दुनिया होती है, या जो भटकाव की दुनिया होती है, कुमार्ग की दुनिया होती है, इससे भी एक अलग दुनिया है, एक संसार है, एक, और जो बहुत विस्तृत है, बहुत विशाल है, और ऐसा कुछ है जहां आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं और प्राप्त करके दे सकते हैं। देखिए एक बात और बताऊं, जब हम लोग 8वीं तक पढ़ते थे, हो सकता है आपने भी वो उस प्रार्थना को गाया हो, गुनगुनाया हो, आपके विद्यालय में भी पढ़ी जाती रही हो, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। उसमें एक पंक्ति आती है कि जिस देश जाति में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। तो वस्तुतः अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात आपसे हो रही थी, उज्जवल मिश्र से बात हो रही थी, और यही कि व्यक्ति कुछ नहीं है, धूल है, धूल में ही मिल जाना है। पैदा कैसे हुआ ये तो अलग बात है, किन किन अणुओं से, परमाणुओं से उसका संग्रह हुआ, लेकिन अंततः मिलना धूल में, धूल बन जाना है। धूल को भी लोग नहीं छोड़ते हैं, जाके बहा जाते हैं। तो उससे पहले
एक तो आपने संग्रह बहुत किया। देखिए कुल मिला के व्यक्ति को कितना चाहिए? आप पहले तो कहते हैं भोजन बहुत करते थे लोग, अब तो 100 ग्राम से अधिक शायद ही कोई भोजन करता होगा। और रहने के लिए कितनी जगह चाहिए? 3 बाई 6 फीट की जगह। रहने सोने के लिए 3 बाई 6 फीट की जगह चाहिए और खाने के लिए 100 ग्राम अनाज चाहिए। इसके बाद का जितना चाहिए होता है वो संग्रह है, वासना है, भौतिकता है, और फिर उसका कोई अंत नहीं है। तो इतना व्यक्ति को चाहिए होता है। अभी यह भी चर्चा हुई, अभी 1-2 दिन पहले ही मीडिया में आया कि एक गुजरात के बहुत बड़े व्यापारी थे, उनकी कई 100 करोड़ की संपत्ति थी। अभी 1-2 दिन पहले की बात है। छोड़ के श्रमण बन गए, साधु बन गए, नंगे पांव चल रहे हैं, कोई कपड़ा नहीं, दिगंबर। वो उनको सोना नहीं है, एक बार खाना है, और सोने के लिए कोई उनको ऐशो आराम में नींद आए तो सो लो, और वो भी ऐसा नहीं है। तो सारी इसको छोड़ के, और वो क्यों चले गए? इसलिए कि सब आसार है। बहरहाल हम ये तो नहीं कहेंगे, लेकिन यह है कि इसके पीछे मनुष्य को भागना नहीं चाहिए, वस्तुओं के पीछे। तो हम जब उनके संपर्क में आए, हमारे डॉक्टर श्यामाकांत द्विवेदी जी जो हमारे गुरु जी थे, तो उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई, संसार का दर्शन कराया। तो आपने पूछा कि बचपन हमारा कैसा रहा, तो पहले तो मैं अपने पिता को कहिए कि एक तरह से, अब ये बात कहना तो अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैं सही शब्दों का इस्तेमाल करूं, सही और सच, तो ये कि मैं उन्हें शायद कोसा भी करता था कि कहाँ उन्होंने मुझे इस लाइन में डाल दिया। अगर कहीं हमको डॉक्टर या इंजीनियर, या फिर बाद में समझ आया कि IAS और ये सब होता है, तो मैं भी बड़े, और जिसको कहते हैं मलाईदार पदों पर रहता। लेकिन अब जब बहुत बाद में समझ में आया कि नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और ईश्वर, हम कभी कभी कहते हैं कि ईश्वर को कोसते हैं। ईश्वर तो सबका पिता है ना, उसको परम पिता कहते हैं। तो ये बताइए, जब अपना पिता अपनी संतानों की देख रेख अच्छे से करता है, और वह ये सोचता है कि हमारी संतान का कहीं अहित ना हो, तो जो परम पिता है वह भला क्यों हमारा मतलब बुरा सोचेगा? तो निश्चित रूप से उनको जो प्रेरणा मिली हमारे पिता को, जैसा भी हो संस्कृत, तो अब मैंने जाना कि जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। मैं जो कुछ भाषा के प्रति जो मेरा आग्रह है, और वो इसलिए है कि मैं भाषा का अध्ययन कर सका। भाषा का जानकार उसी तरह से है कि वह भी अपने आप में बड़ा समुद्र है। तो थोड़ा बहुत अगर मैं भाषा का काखा का जान पाया, तो वह इसलिए कि मैं संस्कृत विद्यालय में गया, और मेरा जो मूल है मेरे अध्ययन का, बाद में ठीक है मैंने हिंदी में PhD की, हिंदी में भी MA किया, लेकिन पहले संस्कृत में किया, और मूल हमारा संस्कृत रहा। तो और उस संस्कृत का मूल होने के कारण मुझे भारत की कई भाषाओं के कुछ शब्दों की जानकारी हो सकती है, और मैं जान सकता हूँ। मैं थोड़ी बहुत बंगला भी समझ लेता हूँ, थोड़ी बहुत असमिया भी समझ लेता हूँ, और बाकी मराठी गुजराती तो लगभग मिलती जुलती हैं। और संस्कृत मूल का होने के कारण मैं हिंदी, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं बहुत ही शुद्ध लिखता और बोलता हूँ, लेकिन प्रयास करता हूँ कि मैं शुद्धता की ओर जा सकूँ। बोलने में नहीं तो कम से कम लिखने में कोई भी त्रुटि ना करूँ, ऐसा मेरा प्रयास रहता है। पता नहीं कितना होता है, ये तो बाकी लोग जानेंगे, और समीक्षक और आलोचक और दर्शक लोग जानेंगे, जिनके सामने हमारी चीज जाती होंगी। क्या बनना चाहते थे आप जीवन में, और लक्ष्य क्या थे आपके? देखिए, हमारे संस्कृत में एक बहुत सारे न्याय होते हैं, जिनको आप कहावतें कह सकते हो हिंदी में। तो जैसे एक मार्जारी मूषक न्याय है। मार्जारी मूषक न्याय का मतलब ये है कि अगर बिल्ली को कहीं चूहा दिखेगा तो वो खाने के लिए दौड़ेगी या खा जाएगी। इसी तरह एक न्याय है गुणाक्षर न्याय। मेरे साथ ही नहीं, हर व्यक्ति के साथ, हर प्राणी के साथ, और हम तो कहते हैं एक एक कण के साथ यह बात लागू होती है गुणाक्षर न्याय वाली। घुन का एक कीड़ा होता है, आपने देखा होगा, घुन के 2 तरह के कीड़े होते हैं। एक
पेड़ को या लकड़ी को अंदर से खोखला करता है, एक बाहर बाहर। तो बाहर बाहर जो करता है तो ऐसे खुरचता रहता है, तो खुरचने से आकृतियां बनती रहती हैं। आपने देखा होगा, जैसे बादल आप देखते होंगे तो बादल में कभी कभी ऐसा लगता है कोई मंदिर बन गया, कभी शंकर जी बन जाते हैं। तो बादल तो अपनी गति से इधर से उधर घूमते हैं, टकराते हैं, लेकिन कोई आकार बन जाता है। इसी तरह से घुन का जो कीड़ा है वह भी लकड़ी को, बाहर वाला घुन का कीड़ा, वो काटता रहता है। उसमें कभी कभी कोई अक्षर बन जाता है, कभी का बन गया कभी। तो यह एक प्रसिद्धि है कि अगर घुन का कीड़ा बनाते बनाते, लकड़ी को काटते काटते अगर उसके काटने से ओम की आकृति बन जाती है तो कहते हैं उसका मोक्ष हो जाता है। और हर प्राणी को और क्या चाहिए, अंततः जो लक्ष्य होता है मोक्ष होता है। अर्थ धर्म काम मोक्ष। मोक्ष मतलब जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा है। जैसा भी हो, मोक्ष की परिभाषा जो है आप जिस रूप में करें, मोक्ष यानी मुक्ति, हर तरह से मुक्ति। अब वह मुक्ति क्या है, यह रहस्य है ना। लेकिन मुक्ति हर कोई चाहता है। तो इसी तरह, तो अब मैं उसको इस संदर्भ में कहूंगा गुणाक्षर न्याय को, कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी चाहे। तुलसी की अगर एक पंक्ति में कहूँ, दो पंक्ति में, तो तुलसी ने लिखा है कि जाकी जस भवितव्यता तैसी मिले सहाय, आप न आवे ताही को ताही तहां ले जाए। हरिदास, स्वामी हरिदास जी का एक ये है, तिनका बयार सो। कोई भी चीज है सब तिनका है, मनुष्य तो कम से कम तिनका है ही है, और जो बयार है, हवा है, उस तिनकों को चाहे जहां ले जाए। तो अब क्या कहें कि क्या, मैं तो पहले शिक्षक बनना चाहता था। जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था तो वो गुरुजी आते थे और वो टाटपट्टी भी नहीं हुआ करती थी, हम लोग बोरे लेके जाया करते थे स्कूल। तो हालांकि मुझे पढ़ाई ना करने पर तो कभी पिटाई नहीं मिली, इसलिए कि मुझे लगता है, ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये है कि ठीक ठाक था, औसत से थोड़ा ज़्यादा था जो बाकी गांव का औसत था पढ़ाई लिखाई का। तो कभी उसके चलते तो मारपीट नहीं मिली, लेकिन शैतानी के कारण मिल जाती थी। तो मैंने देखा कि दुनिया में अगर कोई सबसे शक्तिशाली प्राणी होता है वह होता है शिक्षक। और हमारे जो शिक्षक थे उनका नाम तो मैं नहीं लूँगा, लेकिन वो इस तरह से ऐसा करके घूंसा मारते थे, जैसे इनका अंगूठा जो है निकला हुआ होता था, और जिसकी पीठ में उनका घूंसा लग जाता था तो मरमरा के बैठ ही जाता था। तो वो तो लगे कि कभी अपने को भी नहीं पड़ जाए। हालांकि कभी, क्योंकि मैं छोटा बच्चा हुआ करता था, हमसे बहुत बड़े बड़े उम्र के लोग पढ़ते थे गांव में। तब 60 साल पहले आप समझ लीजिए, जब मैं पढ़ाई मैंने शुरू की थी, मैं 4 साल की उम्र में विद्यालय चला गया था। मैंने आपको बताया कि मेरे पिताजी बहुत जल्दी सयाना करना चाहते थे। उनको मतलब था कि ये जल्दी से जल्दी संस्कृत उन्होंने इसीलिए पढ़ाया, यह मेरी विरासत को संभाल ले, मेरा बड़ा लड़का। तो जो लड़के मेरे साथ में पढ़ते थे, जो लड़कियां मेरे साथ में पढ़ती थी, वो मुझसे उम्र में 4 साल, 6 साल और 10 साल तक बड़े लोग रहते थे। तो इसलिए भी मुझको मारना पड़ी होगी कि छोटा बच्चा है, मार देंगे तो मर ही जाएगा। लेकिन इन सब के कारण मैं शिक्षक बनना चाहता था। ये मानता था कि शिक्षक जो है, और शिक्षक ही को देखा था मैंने सरकारी कर्मचारियों में वहाँ, तो शुरू से मैं शिक्षक बनना चाहता था और मैं बना भी, शिक्षक बन गया। फिर मैं जब शिक्षक रहा तो मैं संयोगवश आकाशवाणी जाने लगा, जगदलपुर, बस्तर जिले में शिक्षक था। और फिर जब वहाँ गया तो फिर वही है, मनुष्य जो दिखता है वही बनना चाहता है। तो लेकिन बनता वही है जहाँ नियति ले जाती है। तो अब इसको क्या कहें, अब उसके बाद तो जाने लोग क्या क्या नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन कहाँ बन पाते हैं पता नहीं। मेरे भी और सारे अरमान होंगे कि मैं ये बन जाऊं, वो बन जाऊं, तो वो सब संभव है और ना व्यक्ति के वश में है ना। एक नियति है, परिस्थिति है। नहीं तो छोटे छोटे लोग कहाँ, अब एक प्रधानमंत्री हुए थे जिनके कुल मिला के 22 से 23 संसद सदस्य थे कर्नाटक के, और वो प्रधानमंत्री बन गए, कभी सोचा ना रहा होगा। तो इसलिए पता नहीं कब कौन क्या बन जाए, कुछ नहीं कह सकते हैं। गुणाक्षर न्याय है सब।
सर अगला प्रश्न यह है कि आपने मतलब जो कुछ भी सोचा तो उसमें से आप क्या मतलब क्या क्या कार्य कर पाए? बहुत क्या कहना चाहिए, जब मैं विद्यालय में था तो मेरा ये था कि मैं अच्छा शिक्षक बनूं। अब अच्छा शिक्षक बनने के लिए देखिए, मैंने सबसे पहले जो मेरा चयन हुआ था तो मेरे शिक्षक बनने की कोई उसका प्रशिक्षण नहीं हुआ। मैंने नहीं जानना चाहता। वहाँ लोग कहते थे कि अरे लोग यहाँ नौकरी करने चले जाते हैं फिर यहाँ से ट्रांसफर करा के चले जाते हैं। मैं नहीं गया था। मैंने भोपाल में इंटरव्यू दिया था और मुझे भोपाल ने भेजा था या मध्य प्रदेश की सरकार ने भेजा था मुझे बस्तर जिले में। जब मैं शिक्षक बन गया तो मेरा कोई प्रशिक्षण न होने के नाते मैं नहीं जानता था कि शिक्षक बनने के लिए क्या क्या प्राथमिकताएं, क्या क्या आवश्यकताएं, क्या क्या गुण होने चाहिए, किन किन अवगुणों को छोड़ना चाहिए। तो उसके लेकिन मैं इतना चाहता था कि मैं जिस विषय को पढ़ाऊं उसे मैं जानूं और एक तो ये कि उनके लिए आदर्श साबित होऊं। मैं अगर अपने छात्रों से, मैं घर में भी यही चाहता हूँ कि मैं जिन चीज़ों के लिए मना करूँ कि भाई यह चीज़ आप मत करो, ये चीज़ें गंदी है, ये व्यसन है, दुर्व्यसन है, मैं खुद भी उनको पहले ना करूँ। तो यह मैंने कोशिश की। एक तो विषय का अध्ययन और दूसरी यह है कि मैं अपने छात्रों से चाहता रहा कि वे अच्छे बने, वे पढ़ें। वो केवल मोटर रस्सी करने के लिए या घूमने के लिए या अपना समय काटने के लिए ना आए। मैं ये मानता हूँ कि जैसे जब किसी छात्र को, छात्रा को माँ बाप विद्यालय भेजते हैं तो उनके बड़े अरमान होते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़े लिखे। कोई भी अभिभावक ये नहीं चाहता है या सोचता है कि हमारा लड़का जाके वहाँ बदमाशियाँ करे, शिक्षक को तंग करे, शिक्षिका को तंग करे या वहाँ जाके ऐसा कुछ काम करे जो उसे नहीं करना चाहिए। तो यही मैं चाहता था और इस नाते मेरा हो सकता है कि उस समय लोग विरोध करते रहे हों, बच्चे भी विरोध करते रहे हों, उनको जो कि अच्छा न लगता रहा होगा उस किशोरावस्था में। हो सकता है मुझको भी न लगा हो अपनी किशोरावस्था में। लेकिन आज जब मेरे शिष्य मिलते हैं, बहुत सारे लोग अब ये सोशल मीडिया होने के कारण मेरे संपर्क में आ गए हैं। जिन छात्रों को मैंने 30 साल, 35 साल और 40 साल पहले पढ़ाया था, वो उनमें से अधिकतर लोग मेरे संपर्क में हैं। और जब मेरी उनसे मुलाकात होती है तो वो इतना मुझे आदर देते हैं कि मैं तो अभिभूत हो जाता हूँ। कई बार तो ऐसा होता है कि मैं मतलब उनको, तो हम उनसे पूछते भी हैं कि भाई मैंने तुमको इतना डांटा, इतना कई बार पीटा भी मैंने बड़े बड़े लड़कों को। तो बोले सर वही कारण था। और मुझे देखिए, दो तरह की बातें होती हैं, दो तरह के लोग होते हैं। प्रेम भी करने वाले दो तरह के होते हैं। एक होता है सापेक्ष प्रेम, एक होता है निरपेक्ष प्रेम, यानी जिसको कह सकते हैं कंडीशनल लव और अनकंडीशनल लव। आप उदाहरण अगर माने तो ये कह सकते हैं कि जो माँ होती है वो अपने बच्चे से अनकंडीशनल लव करती है। पिता बल्कि उसकी कंडीशन भी रहती है कि तुम फला काम कर लोगे या फला कक्षा पास कर लोगे तो तुमको ये इनाम, स्कूटर या जो भी हो। लेकिन माँ का ऐसा नहीं होता है। माँ बिना कंडीशन के, बिना शर्त के प्रेम करती है। इसी तरह से जीवन में, और अगर ऐसा नहीं है तो होना चाहिए, एक आध दो मित्र भी ऐसे होने चाहिए। एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं, वो भारतीय प्रशासनिक सेवा से वो उन पर फिल्म भी आई है अभी और बड़े मशहूर व्यक्ति हैं वो। तो उनका भी यही कहना है कि जीवन में ऐसे लोग होना चाहिए जिन्हें आप अपनी सब कुछ बता सकें। ऐसे एक दो मित्र भी होना चाहिए आपके साथ, आपके पास, जिन्हें आप अपनी पूरी बात बता सकें, सब कुछ बता सकें और जो आपसे किसी बात की अपेक्षा किए बिना आपसे प्रेम करते हों। संबंध भी ऐसे होने चाहिए अपने संबंधियों में भी, चाहे माता हो, पिता हो, पत्नी हो, भाई हो, बच्चे हों,
नाते पोते कोई भी हो, गांव के हो, पड़ोसी हो, ऐसे एक दो लोग तो कम से कम जीवन में होने चाहिए जो आपको बिना शर्त के प्रेम करते हों और आप भी वाइस वर्सा, आप भी वैसा ही करते हैं। तो यह जो है होना चाहिए, यही मैं चाहता रहा और यह भी चाहता रहा कि निरपेक्ष हो सकूं। दूसरी बात एक मैं चाहा मैंने जीवन भर, एक तो समय की पाबंदी, मैंने आपसे चर्चा भी की कि देखिए सूरज जो है उगने का जो समय होता है ठीक उगता ही उगता है, कोई जगे या न जगे, सूरज अपने समय पर उगेगा। दूसरी बात, आप किसी को धोखा न दें। मैंने किसी को धोखा नहीं देना चाहा, चाहे संबंधों की बात हो, चाहे मित्रों की बात हो, चाहे और भी कहीं बात हो। और बिना मतलब के झूठ बोलना, मैं ये नहीं कहता कि मैंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला या मैं नहीं बोलता हूँ, मैं कह नहीं सकता, लेकिन कोशिश करता हूँ कि बिना मतलब के झूठ न बोलूँ। कोशिश ये भी करता हूँ कि मुझे भले मैंने खूब धोखे खाए लेकिन किसी को धोखा न दूँ। तो जो व्यक्ति नहीं करता है, जैसे मैं समय का पाबंद होता हूँ, मैं रहता हूँ, मैंने जीवन भर समय की पाबंदी की है, निभाई है, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया है, मैंने बिना मतलब के किसी के साथ मैंने ऐसा कुछ काम नहीं किया है, मैंने झूठ नहीं बोला है। तो मैंने भी यही चाहा है, चाहता हूँ कि बिना मतलब के मुझसे कोई झूठ न बोले, मुझे धोखा न दे। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज चक्र की घड़ी कि तुम हार दो।